हेलो मेरे होम मेकर्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आज का जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है बिकॉज़ आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सबको काम आने वाला है। ये एक्चुअली है स्कॉलरशिप के लिए कि हम लोगों को स्कॉलरशिप की पढ़ाई किस तरीके से करवानी है अपने बच्चों से। जैसे ही एक्चुअली स्कॉलरशिप का नाम आता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और एक फियर फैक्टर आ जाता है हमारे अंदर कि हम लोगों को इसके लिए ट्यूशन्स अलग से लगाने पड़ेंगे। तो बेस्ट वे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप आसानी से ये पूरा जो भी आपका स्कॉलरशिप हो या ओलंपियाड हो उसकी स्टडीज़ आप अपने बच्चों को घर पे ही करवा सकते हो। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, अगर आप स्कॉलरशिप पढ़ा रहे हैं तो आपको स्कूल के सिलेबस को थोड़ा साइड में रखना है, ठीक है। स्कूल का सिलेबस एक्चुअली सिर्फ स्टेट वाइज रहता है। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि ये स्टेट लेवल का बच्चा है, ये सीबीएसई का है, ये आईसीएसई का है, तो अकॉर्डिंगली उनका सिलेबस होगा। लेकिन जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में तीनों लेवल का एक साथ मिक्स करके होता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप की पढ़ाई करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका स्कूल का स्टडीज़ इसमें हो जाने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके लिए अलग से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं पहले स्कूल की करवाऊँ और स्कॉलरशिप के लिए अलग से ट्यूशन लगाऊँ। बेस्ट तरीका ये होगा कि आप लोगों को क्या करना है, स्कॉलरशिप की स्टडीज़ खुद कराना है और ट्यूशन्स अगर आपको लगाना ही हो तो आप स्कूलिंग की स्टडीज़ के लिए लगा सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमको स्कॉलरशिप की स्टडीज़ नोट्स, रिटर्न नोट्स के साथ करवानी है, चाहे बच्चा कोई भी क्लास में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड या इवन 10th स्टैंडर्ड। रिटर्न नोट्स के अलावा आप स्कॉलरशिप की स्टडीज़ नहीं करवा सकते। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि आपको किस तरीके से करवाना है। अब देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, एसओएफ की बुक है एक्चुअली। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हर एक चैप्टर में, जैसे नंबर यहाँ चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर में पहले एक्सप्लेनेशन दिया होता है आपको। स्कॉलरशिप की कोई भी बुक अगर आप ले लो, पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद ही उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ होंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद की एक नोटबुक अलग से बनानी है। बच्चे की अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी, ठीक है। आपको सबसे पहले, जैसे ये बुक मिल जाती है, आपको सबसे पहले खुद की एक अलग से नोटबुक बनाना है। ये पूरा जो पेज है आपके पास, जो एक्सप्लेनेशन का पेज है, ये आपकी कोई भी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको ये पूरा जो पेपर है वो आपको आपके नोट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं, फिर प्लांट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पूरा आपको आपके लैंग्वेज में डालना है। जैसे कि जो भी आपकी मदर टंग हो या जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज आपके लिए हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इसके जो वर्ड्स है, जो मीनिंग्स है, आप गूगल करके वो ट्रांसलेट कर सकते हैं और वो पूरा आपको आपके इसमें, आपके नोटबुक में पूरा नोट डाउन करना है। ध्यान ये रखना है, ये जितना दिया हुआ है पूरा 100% आपके इसमें कॉपी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कुछ छोड़ दिया लिखने के लिए और वही पॉइंट अगर क्वेश्चन आ गया तो अननेसेसरी मार्क्स जाएंगे। इसके लिए पूरा वैसा के वैसा आपको सिर्फ आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डालना है, आपके नोटबुक में लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे ही वो नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है पूरा, आपको ये जो बुक है ये अलग से रख देनी है। और कभी भी कोई भी फ्री टाइम में या फिर जब भी आप आपके बच्चे के साथ पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो आपको आपकी जो बुक आपने प्रिपेयर की है उसके अंदर से उसको पढ़ाना है, ये बुक में से नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग पढ़ाएंगे क्योंकि है ना, बच्चा ईजिली समझता है अगर हम लोग उनको मदर टंग में कोई चीज़ समझाओ तो। जैसे अगर हमको लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स समझाना हो तो हम लोग हमारी प्रेफर लैंग्वेज में अगर उनको समझाएंगे तो वो ईजिली कैच करेगा, ठीक है। या तो फिर आप कभी कोई एक्टिविटी उनके साथ कर रहे हो, जैसे आप किचन में बैठे हो तो आप उनको समझा सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ दिख रही है वो नॉन लिविंग थिंग है। कभी आप उसके साथ बाहर गए हो, आपने कोई एनिमल्स दिखा दिया कि ये लिविंग थिंग है, तो वो बच्चा इजीली ग्रास्प कर देगा और आपका जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो आपने बनाई हुई नोट्स है वो नोट्स में से उनको पढ़ाना है। वो पढ़ाने के बाद आपको उनको एक नोटबुक देना है कि जो जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स आप नोट डाउन करो। ये पेज बच्चे से पढ़ाना नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। बच्चा अगर कोई भी क्लास में हो तो उसके लिए रीडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है आज, क्योंकि है ना, बहुत सी स्कूल्स में जो कम्युनिकेशन है ये इंग्लिश में नहीं रहा है, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चा वो रीड करना ही बोर कर देता है। और फिर उसके बाद वो रीड करना, फिर समझना और उसके बाद उसके नोट्स बनाना, इसलिए वो छोड़ देता है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो बेटर ये होता है कि हम लोग ये ना ले,
क्योंकि वैसे भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड होके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपने जो लिखे हुए हैं उसके नोट्स उसको बनाने को बोलना है, वो पूरी तरीके से जैसे वो बना लेगा, वो पूरा समझ जाएगा कंसेप्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स उनको देना है कि जो भी मैंने आपको समझाया है हम उसकी टेस्ट लेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या हो जाता है ना, जब हम उनको समझाते हैं तो एक्चुअली हमारा जो लेवल होता है सोचने का कि इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमको लगता है कि अब वो 100% लाएगा। तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से अगर वो 5 भी राइट आते हैं और 5 अगर उसके अगर रॉन्ग आते हैं, आपको उसको डांटना नहीं है, क्योंकि आपने को ये समझना है कि 5 एटलीस्ट उसने कर दिए अभी। अब जो 5 में वो रॉन्ग आया है, पहले वो कंसेप्ट चेक करना है कि क्या हमने वो कंसेप्ट सिखाया है हमारे नोट्स में, अगर सिखाया है तो क्या उसने अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको वापस रिपीट करना है, फिर वापस उसकी टेस्ट देना है। इसके अलावा है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे बच्चे का जो स्कॉलरशिप का पेपर था वो बहुत टफ गया। क्यों टफ गया? क्योंकि क्वेश्चंस बाहर से आए थे। अब बाहर से आए थे मतलब सिलेबस वाइज कभी भी स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम नहीं होती है। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट दिया है कि हम साइंस में ऐसे ऐसे चैप्टर्स लेंगे, अब उसकी थरो स्टडी हमको कराना है। तो बुक में जो क्वेश्चन है वही के वही प्रिंट नहीं होता है। तो हमको ये देखना है कि इसके अलावा भी हम और कंसेप्ट क्या पढ़ा सकते हैं। जब आप एक बार ये समझ जाएंगे तो आप इजीली उसको पूरी तरीके से स्टडी करवा सकते हैं और उसके पास पूरी थरो नॉलेज होगी वो चैप्टर की। तो जैसे एक बार अगर बच्चों को पूरी रामायण मालूम पड़ गई तो फिर सीता कौन थी, राम कौन थे, ये पता नहीं कितने ही n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आई एम श्योर कि जो पिछले मार्क्स होंगे उससे बेटर ही मार्क्स आपके बच्चे के इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।